अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं तारिक अबुल नौन आपको सोशल साइंस 8th की इस दूसरी क्लास में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में 8th की सोशल साइंस की बुक थर्ड 8th सोशल साइंस बुक थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। अब आज के सबक पर जाने से पहले मैं आपको पहले पिछले सबक को याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि पिछले सबक में पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक मुल्क को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ, जो ये रूल्स बने जिसमें मुल्क चलाने के लिए एक लाहेमल तैयार हुआ, तो उसमें कितना टाइम लगा, कौन से लीडर उस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में काम कर रहे थे, और डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सेट ऑफ रूल्स है इन रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन फॉर्म, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें सिटीजन्स को, शहरियों को, मुल्क में रहने वाले लोगों को इस कानून के दायरे में भी कुछ खास चीज़ें फराहम किए, कुछ खास चीज़ें अपने सिटीजन्स के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं। अब वो खास चीज़ें क्या हैं, उनको हम आज के इस सबक में पढ़ेंगे। वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स जो है ये वो राइट्स हैं जो कोई भी मुल्क अपने रहने वाले लोगों को, सिटीजन्स को वो हुकूक देते हैं जिनसे ये शहरी, ये रहने वाले लोग अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिएं, खुद मुख्तार बने, ये अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करे, अपनी सोसाइटी के लिए काम करे, अपने मजहब के लिए काम करे। ये कुछ राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए हैं, इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसा राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द गुड लाइफ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स such rights to its citizens which are called fundamental rights। अब फंडामेंटल राइट्स जो है प्यारे बच्चों, ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स को दिए गए हैं इंडियन डेमोक्रेटिक में, हिंदुस्तानी आइन में। हिंदुस्तान में अपने शहरियों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to right to constitutional remedies. ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को फराहम किए हैं। अब ये समझाने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को देना। क्या वजह थी कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जो मेंबर्स तश्कील दी गए, इन्होंने क्यों सोचा कि जो सिटीजन्स हैं इनको फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान जो है ये 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। कई डिकेड्स, कई सालों तक अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। अब जो ये अंग्रेजों का वक्त हिंदुस्तान में था, जिस टाइम उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, उसको हम कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, कॉलोनियल रूल भी उसको कहते हैं। अब इस रूल में क्या था, इस पीरियड में क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तान के लोगों को तरह तरह के जुल्म ढहाते थे। हिंदुस्तान के लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म ढहाते थे। हिंदुस्तान के लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठाने का कोई हक नहीं दिया जाता था। जैसे जब वो चाहते टैक्स बढ़ाते, जब वो चाहते किसी भी जमीन पर कोई भी फसल अपने मुफाद की कराते, अगरचे वो हिंदुस्तान के लोगों के फेवर में नहीं होता था, मगर ये अंग्रेज अपने मुफाद के लिए हिंदुस्तान के लोगों से ये काम कराते थे। अब हिंदुस्तान के जो रहने वाले थे, जो इस मुल्क में रहने वाले लोग उस वक्त थे, इनको ये हक नहीं था कि ये आवाज उठाए, ये प्रोटेस्ट करे, ये इनके खिलाफ बोले। ये हक उनको नहीं दिया जाता था। इसलिए ये जो लोग थे, ये जो सिटीजन्स हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो थे, इनको कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब जब भी कोई वो टैक्स हिंदुस्तान पेजेंट्स पर, जिम्मेदारों पर आयद करते थे, तो फिर वो कहीं गुना ज्यादा होता था। तो अब वो टैक्स के खिलाफ, अब उन कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान के पेजेंट्स जो थे, हिंदुस्तान के जमींदार जो थे, इनको आवाज उठाने का हक नहीं था। अब अगर ये आवाज उठाते भी, मगर वो सप्रेस होते थे, उनको दबाया जाता था, उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे, तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती थी। और भी कई सारे चीजें ऐसी थी जो कॉलोनियल पीरियड में, जो अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान के लोगों को उठानी पड़ी। ढेर सारी मुश्किलात थी, कई सारी गुलामी के इस पीरियड में कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के लोगों को बात करने का हक नहीं दिया जाता था, इनको अपने नुमाइंदे बनाने का हक नहीं दिया जाता था। अब यही वजह है कि जब पहली सेटिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात जब आई, तो उस वक्त क्या हुआ, जो उस वक्त ये लीडर्स थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि कभी कभार ऐसा भी होता है
कि ये जो हमारे मुल्क के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने कई सारे मुश्किलात का सामना किया है, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जुल्म सहे हैं। अब इन लोगों को हम कुछ राइट्स देते हैं, कुछ हक देते हैं, जिनकी बुनियाद पर ये अपनी आवाज उठाएंगे। इन जो लोग हैं, ये कभी अगर इनके खिलाफ जुल्म भी होता है, चाहे ये जुल्म गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे जुल्म मेजॉरिटी में जो लोग होंगे उनकी तरफ से हो, तो उनके खिलाफ इन माइनॉरिटी में जो लोग होंगे, कम जो लोग होंगे, इनको, या जो निचले जो कास्ट सिस्टम भी यहाँ पर था, तो अगर इस कास्ट की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर इन लोगों को कभी कोई मुश्किल का सामना भी करना पड़े, तो ये बिना झिझक, बिना खौफ के, बिना डर के ये अपनी आवाज उस जुल्म के खिलाफ उठाए, अपने उस हक को पाने के लिए ये अपनी बात करें। तो इसलिए जो उस वक्त ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो ये सेटअप, ये मीटिंग हुई, ये फ्रेमवर्क बना, तो इसमें ये चीज मद्देनजर रखी गई कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाए, ताकि ये अपने जो इनका हक है, इनको पूरी तरीके से ये हक कानूनी तौर पर मिल जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला क्या हुआ, जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इसमें जैसे कि मैंने बताया 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब पहला जो प्यारे बच्चों, पहला जो फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी का माने क्या हुआ कि कानून की नजर में जो भी लोग हैं, ये सारे बराबर तस्वुर किए जाए, ऊंच नीच कास्ट सिस्टम की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, या अमीर या गरीबी की बुनियाद पर, कानून जो है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अलग अलग कानून नहीं बनाए गए। मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए राइट टू इक्वलिटी का हक इन सिटीजन्स को दिया गया कि कानून की नजर में सारे लोग जो हैं ये बराबर हैं, कोई भी ऊपर, सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अब दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू इक्वलिटी में दूसरा पॉइंट ये भी है प्यारे बच्चों कि डिस्क्रिमिनेट कोई ना हो, यानी अमीर को ज्यादा हक मिले और गरीब को कम हक मिले, मुस्लिम को ज्यादा हक मिले और नॉन मुस्लिम को कम हक मिले, ऐसा नहीं है। ये ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये राइट टू इक्वलिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पहला जो फंडामेंटल राइट है ये दिया है। अब दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का माने आजादी के हैं। अब यहां पर कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आजादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन फराहम कर रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन। अब ये क्या हुआ? राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। अगर कभी भी हमारे खिलाफ कोई जुल्म होता है, हमारे खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो हमारे हक में ना हो, अब हमें राइट टू फ्रीडम है, हमें इस बात का हक दिया है कि हम उस कानून के खिलाफ बोले, हम उस कानून के खिलाफ आवाज उठाए। और हमें यह भी हक दिया है इस राइट टू फ्रीडम में कि हम कोई भी अपनी तंजीम बना सकते हैं, अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, जो अपने जो हम यहाँ गांव में भी बना सकते हैं, शहरों में भी बनाते हैं। जो पूरे गांव में एक कमेटी हम तश्कील देंगे तो वो कमेटी जो है पूरे गांव की बात जो है आगे करेगी। जैसे इस राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। अब हमें ये भी हक दिया है कि हम कोई भी प्रोफेशन,
कोई भी मुलाजमत जो चाहे, कोई भी डिपार्टमेंट जो चाहे वो चुन सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, हमें कोई ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप टीचर नहीं, आप डॉक्टर बनो। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमें कोई ये नहीं रोक सकते कि आप डॉक्टर नहीं, आप इंजीनियर बन जाओ। यानी हम जो भी बनना चाहते हैं अपनी मर्जी के ऊपर ही हमारा सब कुछ हो जाएगा, दूसरे की मर्जी इसमें नहीं चलेगी। या ऑक्यूपेशन, कोई दुकानदार बनना चाहते वो दुकानदार बन सकता है, कोई मजदूर बनना चाहते वो मजदूर बन सकता है, कोई दूसरा कोई काम करना चाहता है वो काम कर सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी काम चुन सकता है। अब राइट टू फ्रीडम में प्यारे बच्चों, हमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी फ्रीडम की वजह से दूसरे को एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा एक्सप्लॉयट ना हो, हमारी वजह से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। ये क्या हुआ, अब अगर हमें गाना कोई सुनना है, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट के लिए रिकॉर्ड वगैरह भी सुनने पड़ते हैं। अब जब हम रिकॉर्ड सुनते हैं तो ये रिकॉर्ड जो है हमें एक हक है, हम इसको सुन सकते हैं, हम कोई भी वाज और तबलीग सुन सकते हैं। मगर अगर हम इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे जिसकी वजह से हमारा पड़ोसी जो है उसको इज़ा पहुंचे, उसको नुकसान पहुंचे, उसको अगर वो नींद में होगा तो वो जाग जाएगा, उसको परेशानी उठानी पड़ेगी, तो ऐसा भी हमें हक नहीं है। हाँ, हक है, हम सुन सकते हैं, मगर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम रात को जागते हैं, रात को हम फिल्में देखते हैं, रात को हम सबक पढ़ते हैं, हमें वो हक है। मगर हम अगर लाउड स्पीकर लगाकर रात को अपने मोहल्लों में ये चलेंगे कि हमें बोलने का हक है, तो हम मोहल्लों में निकलेंगे, तो ऐसा हक हमें नहीं दिया गया है। यानी हमें हक है आवाज उठाने का, मगर दूसरों को अजाब पहुंचाने का हक, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का हक, दूसरों की नींदों में खलल करने का हक, ऐसा हक नहीं है। इस बातों का भी हमें इसमें ख्याल रखना है। अब तीसरा पॉइंट जो है ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ, इसमें कौन कौन से राइट्स हमें दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 years ऑफ एज। अब एक्सप्लॉयटेशन में क्या हुआ कि हम किसी को भी जो कोई भी जो हम सिटीजन होगा, कोई भी हमारा जो पड़ोसी होगा, उसको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले होता था, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कॉलोनियल पीरियड में क्या होता था कि वहां पर अंग्रेज जो थे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के सिटीजन को बंदी बनाते थे, हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाते थे, फिर जो वो चाहते वो काम कराते। वेजेस उनको बराबर नहीं मिलती थी, उनको तनख्वाहें बराबर नहीं दी जाती थी, उनको तरह तरह वो खाना जो था वो मैसर नहीं होता था। तो यही है कि फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती हम किसी को काम पर नहीं ले सकते। अगर हमने किसी को काम पर लिया तो हमें उसको बराबर वेजेस भी देने हैं, उसको बराबर पैसा भी देना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें प्यारे बच्चों, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 years ऑफ एज। जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनको हम किसी भी काम में वो मजदूरी नहीं करा सकते हैं, किसी भी हॉल में इनको मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए नहीं भेजना है। खासकर उन जगहों पर जो डेंजरस होंगे, जैसे कानकनी है, वो पत्थर निकालने हैं, ऐसी जगहों पर स्लाइडिंग एरियाज होंगे, तो ऐसी जगहों पर हमें ज्यादा एहतियात कर रखना है। यहाँ तक कि किसी भी जगह 14 साल तक के बच्चे जो हैं इनको काम में नहीं लगाना है। अगर कहीं पर, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आगे हम फिर पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन भी है इसमें। 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनको राइट टू एजुकेशन है, इनकी सेहत का ख्याल रखना है, इनको अच्छी तरबियत हमें देनी है, ना कि इनको काम पर लगाना है। अब
चौथा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, ये है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस मजहब को भी एक फंडामेंटल राइट करार दिया गया है। जैसे कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इस राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रैक्टिस या प्रोपागेट अपना मजहब कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इज्तिमा होते हैं, हमारे यहाँ दीनी मजलिस होती है, तो इसको रोकने के लिए इसको या कोई भी ऐसा नहीं होगा दूसरे मजहब का या कोई अथॉरिटीज या कोई ऑफिसर जो हमें ये बताए कि आप ये इज्तिमा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमें फंडामेंटल राइट है कि हम अपने मजहब को प्रैक्टिस और प्रोपागेट कर सकते हैं। अपने मजहब पर जिस चलेंगे हमें कोई रोक नहीं सकता है। और अपने मजहब को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मजहब को, अपने दीन को कामयाब बनाने के लिए, इसको ताज़ा करने के लिए हम जो दीनी मजलिसों का इनेकाद करते हैं, हमें कोई इससे रोक नहीं सकता। यानी हम मुसलमान हैं तो हम अगर दीनी मजलिसों का इनेकाद करेंगे तो हमें इस पर पाबंदी कोई नहीं लगा सकता है। इसी तरह अगर कोई हिंदू है वो भी अपने मजहब का प्रचार करेगा तो उसको भी कोई पाबंदी नहीं है। अब जो पांचवा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें फ्राहम किया है, अपने सिटीजन्स को दिया है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें क्या है, जो माइनॉरिटीज हुए, जो लोग जिनकी तादाद कम होगी मुल्क में, अब जो ज्यादा तादाद वाले लोग होंगे वो इन कम तादाद वाले लोगों पर अपना जोर करेंगे, अपना जबर करेंगे, इन पर जुल्म ढाना चाहेंगे या इनके मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है हमें इससे महफूज रखता है, हमें ये गारंटी देता है, हमें ये फंडामेंटल राइट है। अब जो भी माइनॉरिटी रिलीजियस हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ये अपने मजहब को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मजहब को तरक्की देने के लिए, अपने मजहब का जो इनको रिकॉर्ड होगा, अपने मजहब की जो इनको चीज़ें होंगी उनको कायम रखने के लिए ये अपने स्कूल खोल सकते हैं। जैसा क्या हमारे यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें तो हम दारुल उलूम खोलते हैं, हम दरसगाह बनाते हैं, कोई हमें उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा कल्चरल राइट है। दूसरा, अगर हम गाँव की बात करें, शहरों की बात करें, तो एक जगह का जो कल्चर है दूसरे जगह के कल्चर से मुख्तलिफ है। जैसे हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर हम फेरन लगाते, कोई हमें ये फेरन लगाने पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। अब छठा पॉइंट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये पॉइंट जो है ये मेन पॉइंट है। ये सिक्स्थ पॉइंट जो फंडामेंटल राइट्स का है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? एक जो भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स में ये सिक्स्थ पॉइंट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इन 5 पॉइंट्स को, इन 5 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करते हैं, इनको मजबूत और बनाता है। ऑलरेडी अगर पहले हमें यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए थे, तो मगर सिक्स्थ पॉइंट फिर हमें इसको पाबंद बनाने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए पूरी तरीके से काम करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या होते हैं? दिस allows citizens to move the court if they believe any of their fundamental right has been violated by the state। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हुकूमत होती है, जो सरकार होती है, ये कभी ऐसे भी स्टेप्स लेती है, ऐसे भी कानून बनाती है जिससे हमारे ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये
इन पर जो है असर पड़ जाता है। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे पामाल हो जाते हैं। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये खत्म हो जाते हैं। तो इनके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जो सलाहियत है, जो आवाज उठाने की जो हमें ये बात करने का हक जो देता है हमें, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी अगर कभी भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत आपकी जो है ये अगर पामाल उसको करने की कोशिश करेंगे, उनको कम करने की कोशिश करेंगे, आपके ये हुकूक जो है इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, या आपका जो भी बेसिक राइट्स है ये खत्म करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में मैंने बताया आपको, तो इनके खिलाफ हम, हुकूमत के खिलाफ भी हम आवाज उठा सकते हैं। आवाज नहीं बल्कि हम इनके खिलाफ भी केस दर्ज कर सकते हैं, इनके खिलाफ भी हम कोर्ट जा सकते हैं। अब यहां पर बात आई प्यारे बच्चों कि कोर्ट जो है, तो इसका माने ये हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोर्ट से भी बालातर है। यानी अगर हुकूमत कभी कभार हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को पामाल करने की कोशिश करती है तो हुकूमत से भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, हुकूमत से भी बड़ा जो है वो ये रूल्स है, हुकूमत को जो है उनसे भी बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये उन पर भी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा मैं आपको प्यारे बच्चों बताता हूं, जो ये लॉ मेकर्स होते हैं या हुकूमत चलाने वाले जो होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हुकूमत है या किसी और स्टेट में जो हुकूमत है, उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और हमें भी ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी बुनियाद पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुपीरियर भी है, ये कोर्ट से भी बड़ा होता है। तभी अगर हमारी इन फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी हुकूमत इनको पामाल करने की कोशिश करेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने यह हक दिया है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, आप कोर्ट से जस्टिस ले सकते हो, आप कोर्ट जाकर इनके खिलाफ जो है लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही राइट दिया है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये फंडामेंटल राइट्स हुए। अब फंडामेंटल राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो ये 6 जो जिनमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right और right to constitutional remedies, ये 6 कॉन्स्टिट्यूशनल ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फराहम किए हैं। तो अब इस सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल राइट्स क्या है ये समझ में आया होगा। अब ख़त्म करने से पहले मैं आपको वापस ले चलता हूँ पहले सबक पर, जिसमें मैंने आपको होम टास्क कुछ दिया था, कुछ सवाल करने को दिए थे। उम्मीद है कि आपने वो सवाल किए होंगे। और आज का जो मैं आपको होम टास्क देता हूँ, ये काम जो आप करोगे वो ये है कि आप बताओ फंडामेंटल राइट्स क्या हुए, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। जो मैंने बताया इसी में आपको आंसर भी मिलेगा। अब दूसरा, 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स, उनके नाम बताने। ये 2 क्वेश्चन आज के टॉपिक से आपको खुद अपने घर बैठे करने होंगे और कॉपी बनाते जाओ, वीडियोस देखते जाओ। और अगर कहीं पर भी कोई बात समझ ना आई होगी, जैसे कि आप पिछले वीडियो को देखकर भी आपने कई सारी कॉल्स की, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं इस क्लास के रिलेटेड भी आपको जो भी परेशानी होगी, उम्मीद करता हूँ आप फिर वैसे ही कॉल करके मुझे या कमेंट करके मुझे, मैसेज करके मुझे
आगाही करोगे और मैं आपको फ़ोन पर भी या मैसेज में भी आगे समझाने की और कोशिश करूँगा कि मैं आप ही के लिए हूँ और आप ही के लिए मेरा जो काम है ये मुझे करना है। बाकी अस्सलाम वालेकुम।